ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर सेकंड यूनिट चल रही है मेटल लिगैंड बॉन्डिंग। और मेटल लिगैंड बॉन्डिंग जो है इसके अंदर हमने लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी देख लिया है कि वीबीटी की क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। और लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी देखने के बाद उसकी जो कमियां हैं उनको सुधारने का कार्य सीएफटी ने किया। तो अगला सिद्धांत हमारा आता है सीएफटी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। सीएफटी जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको हम हिंदी में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। क्या होती है ये और किस तरह से मेटल लिगैंड बॉन्डिंग को समझाती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है और किस तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो देखो सीएफटी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि सीएफटी में जो स्प्लिटिंग है वो डी ऑर्बिटल्स को समझाती है। यानी डी ऑर्बिटल में जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होती है, उनमें जो विपाटन है वो कैसे होता है, उसको समझाने के लिए सीएफटी का प्रतिपादन किया गया, सीएफटी को लाया गया। अब सीएफटी जो है किस तरह से समझाती है उसको वो देखते हैं। तो देखो सीएफटी में सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे डी ऑर्बिटल है। ठीक, अब डी ऑर्बिटल जो है हमने पढ़ रखा है पिछली कक्षाओं में कि इनके भी अलग अलग भाग हैं। जैसे ये होता है, ये डी एक्स वाई होता है, ये डी वाई जेड होता है, ये डी जेड एक्स होता है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और ये वाला जो लास्ट बच गया है ये डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। जो पांचों ऑर्बिटल हैं ये समान ऊर्जा के हैं, और जो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल होते हैं उनको समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समान ऊर्जा यानी कि समभ्रंश कक्षक, ठीक है। तो ये जो डी ऑर्बिटल है वो समभ्रंश कक्षक है क्योंकि इन सब पांच की ऊर्जा क्या है, समान, ठीक है। अब जब इन डी ऑर्बिटल्स जो हैं इनके संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो वो लिगेंड से क्या होता है, ये प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, जिसके कारण इनका विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। और इनका जो विपाटन है वो निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर में हो जाता है। यानी कि ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये निम्न ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं, और ये जो दोनों है ये उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं। ये तो चले गए निम्न ऊर्जा क्षेत्र, और ये जाते हैं उच्च ऊर्जा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये विपाटन क्यों हुआ, जब समभ्रंश डी कक्षकों के संपर्क में कोई लिगेंड आया
तो उस लिगेंड से क्या है, इनकी एनर्जी वैल्यू जो है डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी समभ्रंशता खत्म हो जाती है, यानी इनकी जो समान ऊर्जा का लेवल है वो खत्म हो जाता है और ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा में। ये तीन कक्षक अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। निम्न ऊर्जा वालों को T2G कहते हैं और उच्च ऊर्जा वालों को EG कहते हैं। ठीक है, ये इनका होगा। हाँ। अब देखो, ये निम्न ऊर्जा में क्यों जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे, या हम कहें कि ये दो कक्षक ही उच्च ऊर्जा में क्यों जा रहे हैं, ये तीन क्यों नहीं जा रहे उच्च ऊर्जा में, ये तीन क्यों नहीं जा रहे उच्च ऊर्जा में। तो इसको समझने के लिए हम इन ऑर्बिटल्स की संरचना देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, इन कक्षकों की संरचनाएं देखते हैं कि किस किस तरह की संरचना होती है। तो देखो, मैं यहाँ पे संरचनाएं बना देता हूँ इन पांचों कक्षकों की। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से होंगे। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा dxy, यानी कि यहाँ पर जो लोब्स हैं वो एक्स और वाई अक्षों के बीच में आ रही है। dxy यानी जो लोब्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो dxy और यानी एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स वाई के बीच में, ये भी एक्स और वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस। दूसरा हम यहाँ पर लेते हैं dyz। तो dyz में क्या हो जाएगा, ये y हो गया, ये z हो गया, तो यहाँ पर लोब्स बीच में ही आएंगे। इसी तरह से dzx, तो यहाँ पर भी लोब्स जो है वो अक्षों के बीच में आ रहे हैं, dzx, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, तीन जो ऑर्बिटल हैं इसमें हम इनकी संरचनाओं से देख रहे हैं कि जो लोब्स हैं वो अक्षों के बीच में आ रहे हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक, अब इनकी और देख लेते हैं, दो बाकी जो बचेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले। तो इसकी मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि इनकी जो लोब्स हैं वो अक्षों पर उपस्थित होंगे। कहां पर होंगी, अक्षों पर उपस्थित होंगे। इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जेड स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जो लोग है वो जेड एक्सिस पर होगी। इस तरह से। तो ये आपके पास डी ऑर्बिटल के पांचों कक्षकों की संरचनाएं आ चुकी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब कारण स्पष्ट हो गया कि ये निम्न ऊर्जा में क्यों जा रहे हैं, ये उच्च ऊर्जा में क्यों जा रहे हैं। क्योंकि जब डी ऑर्बिटल जो कि समभ्रंश कक्षक हैं उनके संपर्क में लिगेंड आता है तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो प्रतिकर्षण अनुभव कर रहे हैं। तो देखो, लिगेंड जो है ये दाता परमाणु होता है, और दाता परमाणु का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। और केंद्रीय धातु आयन जो है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है और इसी प्रतिकर्षण के कारण समभ्रंश डी कक्षक जो हैं वो दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। निम्न ऊर्जा क्षेत्र और उच्च ऊर्जा क्षेत्र यानी T2G और EG कक्षकों में बढ़ जाते हैं, दो भागों में बढ़ गए। अब T2G EG में ये तीन ही क्यों गए और ये दो उच्च में क्यों गए EG में, उसका कारण यहाँ दिख रहा है। ये जो तीन कक्षक हैं DXY, DYZ और DZX, इनमें गौर से देखें तो हम देखते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये लोब्स से, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और जो लिगेंड है वो अक्ष के अनुदिश आता है। क्या आता है? अक्ष के अनुदिश आता है। क्योंकि जब हम संरचना बनाते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया Ml6, यानी कि मैं ये ले लेता हूं, जैसे आपने ये एग्जांपल ले लिया Ml6 कोई कॉम्प्लेक्स है, इसकी संरचना बनाई जाए असफल की है। ठीक है, तो संरचना कुछ ऐसी होगी कि केंद्रीय धातु और इसके चारों ओर 6 लिगेंड जुड़े होंगे। तो जैसे सपोज यहाँ पर L लिगेंड है तो हमने 6 जगह L लगा दिया। तो देखो यहाँ पर L जो है वो अक्षों से आ रहा है। क्या हो रहा है? L जो है वो अक्षों से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? L एक्सिस के अनुदिश आता है, यानी लिगेंड जो है वो जब संपर्क में आता है धातु के तो वो अक्षों के द्वारा आता है, यानी अक्षों के अनुदिश संपर्क में आता है। तो अक्षों के अनुदिश संपर्क में आ रहा है तो जो उसके सामने आएगा उससे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा और जो साइड में हो जाएगा उससे कम प्रतिकर्षण होगा। तो देखो यहाँ पर इन तीनों संरचनाओं में जो लोब्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो अक्षों के बीच में है। यहाँ भी अक्षों के बीच में है, यहाँ भी। तो तीनों के अंदर क्या है? अक्षों के बीच में है लोब्स, और अक्षों के बीच में लोब है। और जो लिगेंड है, लिगेंड कहां से आ रहा है? लिगेंड यहाँ से आ रहा है, अक्षों के अनुदिश। वाई जेड अक्ष से आएगा या वाई अक्ष से आएगा या एक्स से आएगा, अक्षों के अनुदिश है। तो अक्षों के अनुदिश लिगेंड आ रहा है और लोब साइड में हो गए तो सीधा प्रतिकर्षण नहीं हुआ, सामने नहीं आए एक दूसरे के, तो प्रतिकर्षण कम होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण कम होगा, क्योंकि लोब्स यहाँ पर अक्षों के बीच में है और लिगेंड अक्षों पर आ रहा है। क्या आ रहा है? लिगेंड अक्षों के ऊपर से आ रहा है, मेटल के संपर्क में, केंद्रीय धातु के संपर्क में। तो इन तीनों जो आपके भाग हैं DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल जो हैं, इनके ये जो है निम्न क्षेत्र में चले जाते हैं, जिनको T2G कह रहे हैं, क्योंकि इनमें जो है प्रतिकर्षण कम होता है, यानी कि ये लिगेंड के साथ कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सीधे लिगेंड के संपर्क में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अक्षों के मध्य में उपस्थित हैं, जो कि संरचनाएं बताती है। जबकि T2G कक्षक के बाद जो EG कक्षक हैं जो कि उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाते हैं, उनमें क्या है? ये संरचनाएं रही दोनों की DX2, Y2, DZ2। अगर इनको गौर से देखें तो जो लोब्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो पाली हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो अक्षों पर उपस्थित हैं। ये Y अक्ष पर, ये X अक्ष पर, ये Z अक्ष पर। तो यहाँ पर क्या है? जो लोब्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो अक्षों पर उपस्थित हैं। कहां पर है? अक्षों पर। और लिगेंड कहां से आ रहा है? लिगेंड भी अक्षों से आता है, अक्षों के अनुदिश आता है। तो यहाँ पर सीधी भिड़ंत होती है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु के इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे के सामने आ जाते हैं दोनों। क्या हो जाता है? दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जबकि T2G कक्षकों में ऐसा नहीं होता है, वो कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अक्षों के बीच में उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहां पर पालियां जो है तीनों संरचनाओं में DXY, DYZ और DZX अक्षों के बीच में, तो कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं ये तीनों ऑर्बिटल्स, इसलिए निम्न ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसको हम T2G कक्षक कहते हैं।
और ये दोनों कक्षक जो हैं इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि धातु के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बिल्कुल सामने से टक्कर करते हैं, यानी एक दूसरे के सामने से संपर्क में आते हैं, तो ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, जिसके कारण ये उच्च ऊर्जा स्तर पर विस्थापित हो जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको हम उच्च ऊर्जा कक्षक या क्षेत्र या ईजी कक्षक कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब जो है हम देखते हैं इनकी जो स्प्लिटिंग है T2G और ईजी कक्षकों में वो कैसे होती है, वो डायग्राम से समझते हैं हम बाकायदा। और ये जो स्प्लिटिंग है, विपाटन जो है, इस विपाटन को हम सबसे पहले देख रहे हैं अष्टफलकीय क्षेत्र में। हम देख रहे हैं अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। ठीक है, तो देखो अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का जो विपाटन है वो कैसे होता है, T2G EG के अंदर क्या एनर्जी गैप होता है, किस तरह से उनको लिखते हैं वो देख। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डी ऑर्बिटल बना देता हूं। ये हमारे पास 5d ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये जो डी ऑर्बिटल है वो समभ्रंश हैं। कैसे हैं? समभ्रंश कक्षक, यानी कि मैंने आपको बताया था समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं उनको हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ठीक है, ये समान ऊर्जा के कक्षक हैं 5 की 5 डी ऑर्बिटल, जिनको हम समभ्रंश कक्षक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जब लिगेंड इसके संपर्क में आएगा क्या होगा, जब लिगेंड इनके संपर्क में आएगा तो ये दो भागों में विपाटित हो जाएंगे, एक उच्च ऊर्जा पर चला जाएगा और एक निम्न ऊर्जा पर चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया, उच्च ऊर्जा में दो ही होते हैं, अभी हमने पढ़ा, और इधर हमने कर दिया तो इनको तो हम कहते हैं T2G कक्षक और इनको कहते हैं EG कक्षक। EG ऑर्बिटल और ये T2G ऑर्बिटल। ठीक है, दो भागों में विपाटन हुआ जब लिगेंड इनके संपर्क में आया। क्या किया? जब लिगेंड इनके संपर्क में आया तो दो भागों में विपाटन हो गया, एक तो T2G कक्षक में, एक EG कक्षक में। अब T2G कक्षक में तो कौन कौन से चले गए, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा DXY, DYZ, DZX, और ये हो गया हमारा DX2 Y2 और ये DZ2। इन 5d ऑर्बिटल्स में से तीन जो हैं, ये वाले तीन ऑर्बिटल ये T2G में चले जाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं DXY, DYZ और DZX। ठीक है, क्यों गए नीचे? क्योंकि अभी हमने समझा कि संरचनाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधे लिगेंड के संपर्क में नहीं आते हैं, क्योंकि इन तीनों कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोब्स हैं, पाली जो है जहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अक्षों के बीच में है और लिगेंड अक्षों के अनुदिश आते हैं, तो ये कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, इसलिए ये क्या है, कम विपाटित होंगे और निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। T2G ऑर्बिटल, ये दोनों अक्ष जो हैं उन पर पालियां होती हैं इनकी, यानी इलेक्ट्रॉन अक्षों पर हैं, बिल्कुल सामने से भिड़ंत होती है, जिधर से लिगेंड आ रहा है
वहीं पर ये उपस्थित होते हैं बीच में, तो इनमें प्रतिकर्षण सर्वाधिक होता है, अधिक प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये उच्च ऊर्जा क्षेत्र पर चले जाते हैं। ठीक है, जिसको हम ईजी कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? ईजी ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो इसको भी लिख देते हैं हम, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारा dz स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जो इन दोनों के बीच की टोटल डिफरेंस होता है एनर्जी का, इनके बीच ये जो एनर्जी गैप है उसको डेल ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र की ये जो है CF ऐसी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होती है? CF ऐसी होती है। आगे पढ़ेंगे CF ऐसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल। अभी फिलहाल स्प्लिटिंग डायग्राम हमें देखना है किस तरह से विभाजित होते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो डेल नॉट हो गया। ठीक, अब ये डेल नॉट हो गया। यहाँ पर ओ जो है ये ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकीय है। त्रिभुज का चिन्ह बनाकर उसके पैर में वो कर दिया है, अष्टफलकीय की CF ऐसी हो गई, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या स्प्लिटिंग ऊर्जा। ठीक है, अब ये जो है इसमें देखो बीच में से हम कर लेते हैं, अब इसमें देखो ये जो आपके समभ्रंश कक्षक हैं इससे जो एनर्जी वेरिएशन होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच, अब देखो ये आपको याद नहीं रहे, उल्टा सीधा हो जाए कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ समभ्रंश कक्षक कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। ठीक है, 5 लिख दिया आपको। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जितने कक्षक नीचे हैं उसका उल्टा यानी ऊपर की तरफ वाली संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? ऊपर की तरफ वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे 3 ऑर्बिटल है, ऊपर 2 है, तो आप करोगे 2/5, क्योंकि ये जो नीचे की तरफ कमी हो रही है वो इसके कंपैरिजन में हो रही है। क्या हो रही है? 2 के कंपैरिजन में, और ये कमी हो रही है, इसकी जो ऊर्जा थी उससे कम हो रही है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -2/5। और यहाँ पर हम लगा देंगे डेल नॉट। डेल नॉट मतलब वही अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए। इसी तरह ऊपर क्या है, टोटल कितने हैं, ये यहाँ से यहाँ की एनर्जी की बात कर रहा है, ले लेता हूँ, अपॉन में 5 आ जाएगा। किसके सापेक्ष है ये जो वृद्धि है, इन 3 के कंपैरिजन में हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 डेल नॉट, ये प्लस में आएगा क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है। यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा हो गई समभ्रंश कक्षकों से, जो मूल कक्षक थे उनसे, तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। कितना आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 3/5 जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर प्लस 0 पॉइंट, देखो पॉइंट लगा दिया क्योंकि 3 में 5 का भाग नहीं जाता, तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दो, 30 हो जाएगा। तो 30 में 5 का 6 बार चला जाएगा। 0.6 भी लिख सकते हैं हम 3/5 की जगह। और यहाँ पर भी क्या होगा, देखो -0 पॉइंट, क्योंकि 2 में भाग नहीं जाता है 5 का, तो 0 बटा लगा देंगे, 20 हो जाएगा। तो 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20, यानी कि 0.4 है। तो कई जगह हम देखते हैं कि हमें -0.4 लिखा मिलता है यहाँ पर, और यहाँ हम +0.6 लिखा मिलता है। उसका मतलब यही होता है कि कोई सा भी लिखा हुआ हो, चीज एक ही है। 3/5 डेल नॉट हो प्लस में, या -2/5 डेल नॉट हो, उसका मतलब यही होता है। ठीक है,
और ये ध्यान रखना है कि टोटल जो कक्षक है वो अपॉन में आएंगे और उसके ऊपर जो है तो जिधर आप लिख रहे हो उसके अपोजिट में आएगा, क्योंकि उससे कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा कम हुई है वो इन 2 कक्षकों के सापेक्ष हुई है, तो ऊपर 2 के सापेक्ष जितनी हुई है वो 2 और कमी हुई है इसलिए माइनस। ठीक है, इसी तरह से ऊपर नीचे अपॉन में समभ्रंश कक्षक है टोटल 5, ऊपर 3 ऊर्जा बढ़ी है इन 2 कक्षकों की, लेकिन किसके सापेक्ष बढ़ी है, कितने कक्षकों के सापेक्ष बढ़ी है, इन 3 कक्षकों के सापेक्ष, इसलिए 3/5 आएगा। ऊर्जा में वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, और डेल नॉट का मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया है, यहाँ पर अष्टफलकीय होता है ये, वो मतलब अष्टफल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या है, एक स्प्लिटिंग डायग्राम हो गया, डी कक्षकों का विपाटन हो गया अष्टफलकीय क्षेत्र में। आपसे कहा जाए कि अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए या विपाटन को डायग्राम के द्वारा समझाइए, तो आपको एज इट इज ये डायग्राम बनाना है। T2G EG ऑर्बिटल में स्प्लिट करने, दोनों के बीच का एनर्जी गैप डेल नॉट होगा, क्या होगा, डेल नॉट होगा, या इस डेल नॉट की जगह आपको कई बार इसकी जगह 10d³ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 0.4 और 0.6 उस तरह से है, ऑप्शन इनकी जगह ये, इनकी जगह, तो इसकी जगह आपको 10d³ मिल जाता है। क्या हो जाता है, 10d³ हो जाता है, तो डेल नॉट की जगह 10d³ भी लिखा मिल जाता है कई बार यहाँ पर। तो 10 का मतलब वही यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तब पॉइंट नहीं आएगा, 6 4 सीधा रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर 10d³ मिलेगा तो वहां पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पर +6d³ और यहाँ पर +4d³, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, 1 डेल नॉट है, तो 0.4 और ये। ठीक, तो इस तरह से जो है ये आपका एक एनर्जी डायग्राम हो गया जो कि डी कक्षकों के विपाटन को समझाता है। ये इधर एनर्जी प्रोफाइल है, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ती है हमेशा जो है, तो ये इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा। T2G EG कक्षक, ये 3 कक्षक ही T2G में क्यों जाते हैं, ये क्यों नहीं जाते, या ये 2 कक्षक ही EG में क्यों जाते हैं, वो हमने अभी समझा था, मैंने आपको समझाया था ML6 के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्यों होता है, क्योंकि जो T2G कक्षक हैं ये वाले, ये कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। लिगेंड क्या है, अक्षों के अनुदिश आता है, और लोब्स जो है इन तीनों के वो अक्षों के बीच में होते हैं, इसलिए ये कम प्रतिकर्षण के कारण निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। जबकि EG कक्षक जो है dx² y² dz² जो है ये उच्च ऊर्जा पर चले जाते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं या लोब्स जो है वो अक्षों पर उपस्थित होती है। मैंने संरचनाएं बताई थी पीछे, तो उस तरह से हम समझा सकते हैं कि अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है, एनर्जी क्या क्या होती है, कहाँ प्लस माइनस आएगा, टोटल क्या होता है, ओ का मतलब क्या है, 3/5 क्यों लिखा गया है, 2/5 क्यों लिखा गया है, यहाँ 3/5 क्यों नहीं लिखा, ये अभी मैंने बताया। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं +0.6 डेल नॉट या -0.4 डेल। ठीक है, तो इतना ये क्लियर रहना चाहिए सबका कि CFT क्या है। CFT क्या है, डी ऑर्बिटल्स यानी कि स्प्लिटिंग को समझाती है, और ये स्प्लिटिंग तीनों के अंदर है, अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है और स्क्वायर प्लेन। तो आज हमने देखा कि डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय क्षेत्र में किस प्रकार से होता है। ठीक है।